हेलो फ्रेंड्स। गाइज अभी का जो डिस्कशन है वो है पीईबी आईएसआई का पेपर। ठीक है ना गाइज। हमारे लास्ट डिस्कशन में हम लोगों ने आईएसआई का पीईए पार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने गाइज 30 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए थे। और मैंने बताया था आपको कि जो फर्स्ट 15 क्वेश्चंस थे गाइज वो थे बेसिकली इकोनॉमिक्स पर बेस्ड और अच्छे लेवल की इकोनॉमिक्स थी। काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स के गाइज। नॉलेज अप्रोच बहुत ज़्यादा एडवांस थी वहाँ पर गाइज। और प्लस जो नेक्स्ट 15 थे वो गाइज मैथमेटिक्स क्वेश्चंस थे। बेसिकली उसमें मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कुछ इकोनोमेट्रिक्स भी। ठीक है ना गाइज। तो अब जो हम पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं गाइज आपस में, दैट इज आईएसआई का पीईबी 2019। गाइज समझना आईएसआई का पेपर। गाइज आईएसआई ने लास्ट ईयर जो पीईबी लिया था उसको उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। समझना ध्यान से, मैं रिपीट कर रहा हूँ। आईएसआई ने लास्ट ईयर जो पेपर लिया था उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, यानी 3 ग्रुप्स थे। दैट इज ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तीनों ग्रुप्स में गाइज तीन क्वेश्चंस थे। फर्स्ट ग्रुप में 1 2 3 3 क्वेश्चन, सेकेंड में 1 2 3 3 क्वेश्चन एंड थर्ड में गाइज 1 2 3 3 क्वेश्चन। अब ग्रुप ए और ग्रुप बी, नो डाउट गाइज उसके अंदर हमारा जर्नल इक्विलिब्रियम भी उन्होंने पूछा, माइक्रोमीटर टेम्पोरल चॉइसेस भी पूछा। ठीक है ना गाइज। और थोड़ा सा मैक्रो भी पूछा। यानी उन लोगों ने गाइज ग्रुप ए और ग्रुप बी में पूरी इकोनॉमिक्स अच्छे करके पूछ ली। बट जो ग्रुप सी था वो गाइज बेसिकली क्वांटिटेटिव अप्रोच था। क्वांटिटेटिव अप्रोच का मतलब मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स। अब ये तो पूछ लिया था उन्होंने, बट अब जो पेपर होगा गाइज उस वो उन पे डिपेंड है वो एग्जाम कैसा लेते हैं वो। ठीक है ना गाइज। तो फिलहाल हम अभी इसको डिस्कस कर रहे हैं आईएसआई का पीईबी पार्ट। गाइज ध्यान रखना, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ पीईबी में सोचो क्या रीजन होगा जो उन्होंने पीई और पीईबी अलग अलग पोर्शन ले रहे हैं। देखो समझना, पीईबी जो सब्जेक्टिव पर बेस्ड है, बेसिकली सब्जेक्टिव बातें करने वाले हैं वो लोग आपसे। अब सोचना सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। आप सोच रहे होंगे सब्जेक्टिव है सॉल्व करो, आंसर लेकर आओ और सबमिट कर दो। नहीं गाइस, यार उन लोगों को ना आपका आंसर नहीं चाहिए। आप सॉल्व कर रहे हो, मोस्ट वेलकम, बट उन लोगों को ना आपके फाइनल आंसर से मतलब नहीं है। पीईबी में वो लोग आपकी गाइस कैलकुलेशन अप्रोच चेक करना चाहते हैं। वो ये चेक करना चाहते हैं आपसे कि आप जब क्वेश्चन को रीड करते हो और क्वेश्चन को रीड करने के बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट करते हो तो आप लोगों की गाइस अप्रोच क्या होती है, आपका गाइस मेथड क्या होता है, आपकी नॉलेज चेक हो जाती है जब आप कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ठीक है ना गाइस। तो ध्यान रखना, पीईबी जो सॉल्व कर रहे हो फाइनल आंसर से ज्यादा ध्यान देना कि आप जो अप्रोच सॉल्व कर रहे हो फाइनल आंसर तक पहुंच रहे हो। एक तो ये, प्लस अभी तो मान के चलो कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो अभी तो हम सारा जो भी नॉलेज है सारी डिस्कस कर लेंगे। बट एग्जाम टाइमिंग में नो डाउट वो आपको ये तो कहते जी इतने में से इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बट एक बच्चों में ये होड़ लग जाती है कि जी उन्होंने जितना बोला है, उन्होंने बोला है जी 9 में से जो 4 या 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो 2 घंटे में। तो बच्चे क्या करते हैं, जो उन्होंने बोला उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, भले ही कैसे भी अटेम्प्ट करें, मतलब जल्दी जल्दी चीजें करते हैं वो अटेम्प्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन वो गाइस होता है उन बच्चों का जो भले ही मतलब 9 में से 5 बोले हैं और 5 में से 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं। समझना ध्यान से, पहले क्या होता था 8 क्वेश्चन देते थे, 8 में से 4 करने होते थे और 4 में से बच्चे 2 या ढाई करके आते थे। लेकिन उन बच्चों का सिलेक्शन होता था जो बच्चे 4 के 4 गाइस 2 घंटे में, तो उनके लेवल के 4 क्वेश्चन तो गाइस बहुत मुश्किल है। चीटिंग ही हो सकती है कि सीधे सीधा वो सामने शीट है वो कॉपी पेस्ट कर लो, वही हो सकता है। उसके अलावा उनके लेवल के क्वेश्चन 2 घंटे में 4 क्वेश्चन गाइस बहुत एडवांस क्वेश्चंस होते हैं। तो गाइस सिलेक्शन उन बच्चों का होता था या अभी भी होगा कि वो भले ही 2 क्वेश्चंस करें बट वो 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे करें। ठीक है ना गाइस, बहुत अच्छी नॉलेज डिस्कस करें वहां पर, अप्रोच क्या क्वेश्चन की वो। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। ठीक है ना गाइस। तो देखेंगे क्या क्या नॉलेज हमारी अप्रोच यहाँ पे लगती है, मैं साथ साथ बताता जाऊंगा आपको कि क्या क्या अप्रोच है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बताऊंगा वो भी समझना। मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ जैसे पेपर में सॉल्व करते हैं। ठीक है ना गाइस, फुल टाइम लूंगा मैं सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए देखिए गाइस क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से। क्वेश्चन कहता है मिस ए, देखो गाइस मैं रीड कर रहा हूँ ध्यान से समझना और आप भी रीड करना मेरे साथ।
हाईलाइटर इसलिए यूज कर रहा हूं कि आपको पता हो कि मैंने क्या बोला है, क्या अंडरलाइन मतलब किस चीज क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लिखेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे दो एजेंट्स हैं, मिस्टर ए और मिस ए और मिस्टर बी। ठीक है गाइज, दो एजेंट ए और बी, एक बात हो गई। फिर गाइज वो 2 पीरियड में अर्न करते हैं, तो मिस ए जो है वो पहले 25,000 रुपीज फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड गाइज 15,000। ठीक है गाइज, और जो मिस्टर बी है वो 15,000 इन फर्स्ट पीरियड एंड 30,000 इन गाइज सेकंड पीरियड। दे कैन बोरो मनी एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 200%। यानी इसका मतलब हो गया कि अगर उन्हें बेसिकली गाइस ये क्वेश्चन इंटर टेम्पोरल चॉइसेस का है। वैसे एक मेरा सजेशन ये ध्यान रखना कि अगर आप आईएसए प्रिपेयर कर रहे हो और सीरियस प्रिपरेशन है, सीरियस कैंडिडेट हो, ठीक है गाइस, सीरियस कैंडिडेट का मतलब क्या होता है भाई, बंदा मेहनत कर रहा है, बंदे को सिलेक्शन चाहिए भाई। ठीक है, लड़का और लड़की डजंट मैटर, सिलेक्शन चाहिए, कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से का गाइस डिस्क्रिमिनेशन हो ना हो। डिस्क्रिमिनेशन होता है आपकी स्टडीज में कि भाई आप ज्यादा कर रहे हो कम कर रहे हो, वहां पे जहां चीजें चेंज हुई, जहां चीजें किसी की ज्यादा हुई गाइस वो बाजी मार जाता है। ध्यान रखना, सिलेक्शन होने के लिए ये मैटर नहीं करता कि आप कितना पढ़ रहे हो, ये मैटर करता है आप दूसरे से कितना ज्यादा पढ़ रहे हो। ठीक है ना गाइस, उनके अकॉर्डिंग तो गाइस मुश्किल है क्योंकि उनका तो गाइस अप्रोच बहुत लेवल होती है, हाई लेवल होता है, बट एटलीस्ट उतना पढ़ लो जितना क्वालिफाई करवा दे। एक बात ध्यान देना, इंटर टेम्पोरल चॉइस उधर भी था इधर भी है, आप हर साल का पेपर उठा के देखना, इंटर टेम्पोरल चॉइसेस का क्वेश्चन गाइस हर साल आता है। तो ये थोड़ा सा इसको प्रिपेयर कर लेना, एक छोटा सा सजेशन दे रहा हूं मैं आपको। ओके, अब वो कहते हैं कि मान लो अगर हम फर्स्ट पीरियड बेसिकली जो जो बोरोइंग्स या लैंडिंग होती है वो गाइस फर्स्ट पीरियड में ही होती है, क्योंकि गाइस सेकंड पीरियड में तो मुझे उसका रिजल्ट मिलता है। मान लो आज मैं हूं, आज मैं बोरो कर रहा हूं तो कल पे करूंगा विद इंटरेस्ट रेट, अगर आज मैं लैंडिंग कर रहा हूं तो कल रिसीव करूंगा विद इंटरेस्ट रेट। ठीक है ना गाइस, तो इस बात का ध्यान रखना। तो आज मैं बोरो कर रहा हूं मतलब बेसिकली जो बोरोइंग इंटरेस्ट रेट है वो 200% है, बहुत ज्यादा है। एंड जो गाइस यहाँ पे लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 0%। ठीक है ना गाइस, लैंडिंग इंटरेस्ट रेट वो है गाइस 0%। मेरी बात ध्यान से समझना, 0%, ये 200% और ये 0%। इसका मतलब बेसिकली ये हो गया कि एंडोमेंट, मान लो एक एंडोमेंट होती है, एंडोमेंट एजेंट फर्स्ट पीरियड की एंडोमेंट काउंट हो गई, ठीक है, फर्स्ट पीरियड की 25,000। तो 25,000 से कम अगर मैंने कंजम्पशन करी है पीरियड नंबर 1 में, मेरी इनकम है 25,000, अगर मेरी कंजम्पशन 25,000 से कम है इन फर्स्ट पीरियड, तो बेसिकली बचा हुआ अमाउंट कहाँ जाएगा, वो सीधे सीधे गाइस सेव होगा या फिर लैंडिंग करूंगा मैं उसका, यानी किसी को उधार दूंगा या सेव करूंगा या बैंक में रखूंगा, कुछ भी करूंगा, बट वो मैं अगर कंजम्पशन रुक गई उसकी, मतलब व्हाट इज सेविंग, सेविंग इज दैट पार्ट जो कंज्यूम नहीं होता, तो नॉट कंजम्पशन वाला पार्ट अगर आपने रख लिया तो आपको वो सेकेंड पीरियड में मिलेगा गाइज। ठीक है गाइज, सेकेंड पीरियड में मिलेगा, तो इसका मतलब वो तो चलो एक बात की बात है वो मिलेगा, बट ध्यान रखना फर्स्ट पीरियड की कंजम्पशन अगर 25,000 से कम है तो इसका मतलब आप लैंडर हो, और अगर फर्स्ट पीरियड की कंजम्पशन 25,000 से ज्यादा है, यानी आपकी कंजम्पशन 25,000 से ज्यादा है, इसका मतलब गाइज आप बोरोवर हो। ठीक है ना गाइज, तो ध्यान रखना लैंडर और बोरोवर। पहले तक क्या होता था, एक ही इंटरेस्ट रेट होता था तो गाइज बजट लाइन स्ट्रेट बनती थी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बनती थी। बट आज क्या होगा गाइज, बजट लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बनेगी, बजट लाइन बनेगी किंग्ड। अब किंग का मतलब मैंने आपको बता दिया है, 25,000 तक आप लैंडर काउंट होगी ऑलवेज, 25,000 से बाद अगर आप कुछ करते हो तो आप बोरोवर काउंट होंगे, तो 25,000 तक का इंटरेस्ट रेट कुछ माना जाएगा और उसके बाद का इंटरेस्ट रेट कुछ और माना जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है, एट दैट पॉइंट 25,000 वाला जो पॉइंट है, जो भी किंग पॉइंट है, तो बेसिकली गाइस वहां से बजट लाइन का स्लोप बदल दिया जाएगा। मैं भी आपके लिए गाइस ड्रॉ कर देता हूँ बजट लाइन। ठीक है गाइस, पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ठीक है, फिर वो कहते हैं देयर प्रेफरेंसेस आर सच दैट देयर चूजन कंजम्पशन बंडल विल ऑलवेज लाई ऑन देयर बजट लाइन। पता है गाइस क्या होता है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जस्ट एक बात बता रहा हूँ मैं आपको। मान लो ये बजट लाइन है, ठीक है, बजट लाइन है, और बजट लाइन में एक साइन आता है वाला, ये, चलो एक काम करते हैं, मैं जनरल बात कर लेता हूँ।
बजट लाइन में साइन आता है वाला, ये इनइक्वालिटी और इक्वालिटी। इसका मतलब होता है कि फिजिबल रीजन है। फिजिबल रीजन का मतलब हो गया दिस इज आवर इनकम, दिस इज आवर कंजम्पशन। तो कंजम्पशन इज लेस देन और इक्वल टू इनकम, दैट इज फिजिबल रीजन वाले रीजन आ जाएगा। ओके, नो डाउट। बट आज क्या हुआ, समझना ध्यान से क्वेश्चन को। आज उन्होंने क्या बोला है, बजट जो कंजम्पशन है सच दैट देयर चोजन कंजम्पशन बंडल ऑलवेज लाई ऑन देयर बजट लाइन। इसका मतलब ये है कि ये जो बजट जो बंडल है, कंजम्पशन बंडल है, वो एग्जैक्टली बजट लाइन पर लाई करेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये साइन ना आकर यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू वाला साइन, ठीक है ना गाइस, यानी ये इनकम और ये कंजम्पशन। ठीक है गाइस, एक जब आप डीएससी में जाओगे फर्स्ट ईयर डीएससी, यू नो मतलब मैक्सिमम मेरे स्टूडेंट जानते हैं मैं डीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ाता हूँ, ठीक है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का फर्स्ट ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना गाइस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब आप जाओगे, मान लो डीएससी में गए, चले जाओगे गाइस, डोंट वरी, मैं कह रहा हूँ तो हो जाएगा सिलेक्शन। तो मतलब ये मत सोचो नहीं होगा, अब अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा। मान लो सिलेक्शन हो गया, ठीक है ना गाइस। तो वहां पर जब आप यहाँ पे वहां पर जाके जब कंज्यूमर थ्योरी दोबारा पढ़ोगे, तो वहां पे एक वर्ड आएगा, एक स्टेटमेंट आएगी, उस स्टेटमेंट को कहते हैं LNS। इसका मतलब लोकल नॉन सैचुएशन। उस स्टेटमेंट में गाइस, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, डिटेल तो आप वहां पढ़ना, मैं बस आपको टेक्निकल एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। LNS लोकल नॉन सैचुएशन, उसके अकॉर्डिंग गाइस ये होता है कि बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो हमारी कंजम्पशन होती है वो एग्जैक्टली लाइज ऑन बजट लाइन, ठीक है ना गाइस। तो अगर वो चाहते तो यहाँ पे अगर वो LNS यानी लोकल नॉन सैचुएशन, लोकल नॉन सैचुएशन LNS, अगर वो ये भी लिख देते ना, ठीक है ना गाइस, समझना, अगर वो गाइस ये भी लिख देते, तब भी हम ये मान के चलते हैं कि कंजम्पशन बंडल ऑलवेज लाइज ऑन दी बजट लाइन। अब बोलो सर ये तो हमेशा होता है, नहीं होता गाइस, ऐसा नहीं होता। सोचो ना, ऐसा सोचो कि मेरी एक बजट लाइन है ये वाली, ठीक है ना गाइस, ये मेरी एक बजट लाइन है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये मेरा रीजन है। तो गाइस मेरी तो मर्जी, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, वो तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मेरी चॉइस होती है। तो यहाँ पे आने का मतलब ही होता है LNS, ठीक है ना गाइस, मेरी बात समझ में आ गई आपको। देखो गाइस समझना, मैं क्वेश्चन, मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन के साथ में जो इन्फॉर्मेशन है, आसपास की कहानियां, वो मालूम होनी चाहिए, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा गाइस, ठीक है ना गाइस। अब मुझे कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तो सॉल्व कर रहा हूं डायरेक्टली। तो मुझे क्यों आ रहा है, क्योंकि मुझे आसपास की बातें पता है, मुझे पता है कि इनकी लिमिट कितनी है, मुझे पता है कि अगर वो ये लाइन नहीं देते तो LNS बोल देते, ठीक है। अगर और कुछ होता तो हम वो भी देख लेते गाइस, ठीक है गाइस, आगे बढ़े, चलिए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहते हैं राइट डाउन द इक्वेशंस ऑफ देयर बजट कंस्ट्रेंट्स एंड ड्रॉ देयर बजट लाइंस इन द सेम फिगर बाय प्लॉटिंग कंजम्पशन इन पेयर नंबर 1 ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है ना गाइस। देखो गाइस ध्यान रखना, उन्होंने एक वर्ड यूज किया सेम फिगर। सेम फिगर का मतलब हो गया कि दोनों एजेंट्स की बजट लाइंस ड्रॉ करनी है सेम डायग्राम पे, ठीक है ना गाइस, दोनों एजेंट्स की बजट लाइन ड्रॉ करनी है सेम डायग्राम पे। ओके गाइस, मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, तो मैं गाइस आपके लिए वो सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है गाइस। ओके, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग इस वन या क्वेश्चन को फिलहाल हम यहाँ पे रख लेते हैं अपने पास, मैं फिलहाल ये रख लेता हूँ क्वेश्चन की शीट को गाइस, मेरे जैसे मैंने हमने बताया है, तो क्वेश्चन की शीट को गाइस मैंने यहाँ रख लिया। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा बजट लाइन बनानी है जी। तो अब जरा एक काम करते हैं, आपने क्वेश्चन, आपके पास गाइस क्वेश्चन होगा, डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन है ये अवेलेबल, डाउनलोड कर लेना, रीड कर लेना, ठीक है ना गाइस। तो एक एक करके गाइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है ना गाइस। तो क्वेश्चन ये है, मान लो दो एजेंट्स हैं, या दो एजेंट है गाइस कुछ इस टाइप से। एजेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 PEB ISI 2019, ठीक है ना गाइस। और क्वेश्चन है हमारा इंटरटेम्पोरल चॉइसेस, इंटरटेम्पोरल चॉइसेस।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, अच्छे से इसको रीड करना, ठीक है ना गाइज। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता जरूर है पेपर में गाइज। तो दो एजेंट्स की बात हो गई, ए और बी। अब एजेंट नंबर ए की जो इनकम है, फर्स्ट पीरियड नंबर की इनकम, बेसिकली गाइस वो इनकम बोला है, नॉर्मली एंडोमेंट होता है। हाँ, एंडोमेंट का जब प्राइवेट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो इनकम बन जाता है, बट जब क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो समझना P1 1 है और P2 भी 1 है, दैट मीन्स व्हाट, P1 को न्यूमेरिक प्राइस मान लिया था हमने, और P1 इज व्हाट, एंडोमेंट का मल्टीप्लाई करके इनकम निकल के आता है। और गाइस हमने अजम्पशन ले लिए देयर इज नो इन्फ्लेशन, हमने अजम्पशन लिया गाइस देयर इज नो इन्फ्लेशन। मैंने क्या बोला गाइस, कंसेप्ट समझना है, ठीक है, क्वेश्चन तो समझना ही है, समझना है, कंसेप्ट भी समझना है। नो इन्फ्लेशन, मान लो इन्फ्लेशन होता तो क्या हो जाता, बजट लाइन बदल जाती। मैंने कहा ना, पता हो उनकी लिमिट कितनी है, मान लो इन्फ्लेशन होता तो बजट लाइन बदल जाती। उसके लिए क्या करना, उसके लिए मुझे बता देना, व्हाट्सएप कर देना या मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको विद इन्फ्लेशन वाला क्वेश्चन दे दूंगा जिसमें ये क्वेश्चन सॉल्व है। यही सेम क्वेश्चन है विद इन्फ्लेशन, बजट लाइन बदल जाएगी, ठीक है गाइस। चलिए पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग गाइस। 25,000 हमारे पास क्वेश्चन है गाइस, हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये रहा। 25,000 हमारी इनकम फर्स्ट पीरियड के लिए है, अब फिलहाल मैं इनकम बोल रहा हूँ, और सेकंड पीरियड की इनकम गाइस 15,000, ठीक है ना गाइस। चलिए सिमिलरली पीरियड नंबर, वो एजेंट नंबर 2 का जो इनकम है फर्स्ट पीरियड की वो है 15,000 और इनकम 2 है 30,000, ठीक है ना गाइस। चलिए अच्छा, साथ साथ हमने क्वेश्चन में हमको बोल रखा है कि जो बोरोइंग रेट है, बोरोइंग रेट डजंट मैटर कौन बोरो कर रहा है, इससे मतलब नहीं है, बट बोरोइंग रेट दोनों के लिए 200%, ठीक है ना गाइस। और उसके बाद में जो लैंडिंग रेट है वो है 0%, बात ही खत्म कर दी इन्होंने, ठीक है, मजे ही आ गए। देखो कितनी अजीब सी बात है, 200% बोरोइंग, बोरोगर को 200% देना पड़ेगा, और अगर उधार देते तो 0%। वाह, चलो कोई बात नहीं, करते हैं सॉल्व जब भी कह रहे हैं तो, ठीक है गाइस। चलिए रख देते हैं ये, तो क्वेश्चन में गाइस यहाँ रीड करता जा रहा हूँ आपके लिए। अब देखो गाइस हमें करना क्या है, फॉर बजट, सबसे पहला पार्ट है गाइस बजट कंस्ट्रेंट। बजट कंस्ट्रेंट की डेरिवेशन पूछ रहा है वो हमसे, कैलकुलेशन फॉर बजट कंस्ट्रेंट, फॉर बजट कंस्ट्रेंट, ठीक है ना गाइस, समझना ध्यान से। अब देखो समझना ध्यान से, अगर मैं आप लोगों से थर्ड सेमेस्टर वाली बजट कंस्ट्रेंट की डेरिवेशन करता तो पता है क्या होता, देखो समझना, मैं जो है ना इधर इधर एक मैं बता देता हूँ आपको, मैं ये लिखता कंजम्पशन इज लेस देन और इक्वल टू इनकम, ठीक है ना गाइस, ये लिखता कब, जब मैं थर्ड सेमेस्टर वाली बात करता, जब हमने स्टार्टिंग में सीखा था। बट आज ये नहीं होगी गाइस, ठीक है, आज पता है क्या होगी, जो मैंने अभी आपको बताया है, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ऑलवेज लाई, तो ऑलवेज लाई का मतलब हो गया एग्जैक्टली यूज एलेन्स कंडीशन विच मीन्स इनइक्वालिटी हटा दो, ठीक है ना गाइस। अब देखो बजट कंस्ट्रेंट जो होता है हमेशा सेकंड पीरियड से ही निकलता है, यानी पॉइंट इज दैट कि भाई सेकंड पीरियड में कितनी कंजम्पशन होगी, तो मैंने क्या लिखा जी C2 इज इक्वल्स टू, अब देखो गाइस समझना, सेकंड पीरियड की कंजम्पशन क्या होगी, एक एक करके। जनरल, अगर मैं जनरल बात करता हूं तो सेकंड पीरियड की कंजम्पशन होगी सेकंड पीरियड की इनकम, ठीक है ना गाइस, प्लस, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, प्लस प्लस में मैंने ये मान लिया कि मैंने सेव ही किया था, फिर हो जाएगी फर्स्ट पीरियड की कंजम्पशन से वो फर्स्ट पीरियड की सेविंग्स जो फर्स्ट पीरियड में मैंने सेव किया था, फिर प्लस फर्स्ट पीरियड में जो मैंने सेव किया था उस पर मुझे इंटरेस्ट रेट कितना मिला था, ठीक है ना गाइस, फर्स्ट पीरियड में जो मैंने सेव किया था उस पर मुझे इंटरेस्ट रेट कितना मिला था। थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं मैं इसको, यह आया M2 प्लस M1 C1 प्लस M1 R माइनस का C1 R, और गाइस ये इधर आया हमारे पास में, समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है गाइस इधर ये आया C1 प्लस C1R प्लस C2 इज इक्वल्स टू M1 प्लस M1R प्लस M2, और गाइस ये C1 कॉमन लिया, 1 प्लस R प्लस का C2 इज इक्वल्स टू M1 ब्रैकेट 1 प्लस R
प्लस M2। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि सर ये आपने इतना सारा क्यों सॉल्व किया है। देखो समझना गाइस, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन में एक बार ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। ये 25 नंबर का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का है। ठीक है, ये ए पार्ट जो है वो 6 मार्क्स का है। सोचो 6 नंबर का ये ए पार्ट है 6 मार्क्स का। एवी 6 नंबर आप एवी गवा दोगे या शॉर्ट में लिख दोगे? कहाँ जाना है आपको? आपको आईआईसी प्रिपेयर कर रहे हो ना, आईआईसी के लिए टारगेट कर रहे हो चीजें, तो आईआईसी वालों को गाइस बता के आना है कि हमें नॉलेज है जी, हमको पता है, हमसे पूछो, हम आंसर देंगे हम आपका। तो गाइस देखो, मैटर ये नहीं करता कि आप बहुत टफ क्वेश्चन को बहुत टफ तरीके से सॉल्व कर रहे हो। टफ क्वेश्चन तो अलग चीज है। पॉइंट ये है कि जो कॉमन, सबके लिए कॉमन क्वेश्चन है, उस कॉमन क्वेश्चन को आपने किस तरीके से अटेम्प्ट किया है, ठीक है ना गाइस, किस तरीके से सॉल्व किया है उस टफ क्वेश्चन को। तो 6 मार्क्स का है ओनली बजट लाइन का, दैट्स व्हाई मैं आपके लिए ये लिख रहा हूं, ठीक है ना गाइस। सो दिस इज द कॉमन बजट लाइन, दिस इज आवर कॉमन बजट लाइन। नाउ अब हम करते हैं दोनों एजेंट्स की अलग अलग बजट लाइन। मान लो अब एक एक करके मैं लिख लेता हूँ, ऐसे करके लिख लेते हैं गाइस। अब मैं डायरेक्ट लिख लूंगा, आप इसको नोट कर लीजिए। तो समझना ध्यान से। तो यहाँ पे मैंने फिलहाल तो जनरल बजट लाइन लिख देता हूँ मैं। जनरल C1 1 प्लस का R प्लस C2 इज इक्वल्स टू M1 1 प्लस का R प्लस M2, जो कि हमारी इक्वेशन थी, बजट कंस्ट्रेंट था ये। नाउ दैट इज एजेंट नंबर 1, एजेंट नंबर A, मिस A। अब मिस A के अकॉर्डिंगली गाइस देखो गाइस समझना, मिस A का जो एंडोमेंट है, क्योंकि एंडोमेंट गेम चलना है, क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन तो है ही नहीं, कंजम्पशन मतलब वैसे वाली कंजम्पशन नहीं है। तो ये है मिस ए का जो पॉइंट है गाइज 25,000 और 15,000। इंफॉर्मेशन 25,000 15,000, ठीक है, करेक्ट है गाइज। नाउ इनके हिसाब से, और गाइज देखिए बोरोइंग और लैंडिंग रेट, फिलहाल की बात कर रहा हूं मैं, बोरोइंग एंड लैंडिंग रेट, एक एक करके बात करूंगा मैं गाइज आप लोगों से। मैंने फिलहाल ये रखा 1 प्लस का R प्लस C2 इज इक्वल्स टू M1 की जगह रखा मैंने 25,000, 1 प्लस का R प्लस का 15,000, ये हो गया 25,000 प्लस का 25,000 R प्लस का 15,000, ये हो गया गाइज 40,000, 25 और ये 15, 40 प्लस 25,000 R, और ये हो गया गाइज C1 1 प्लस का R प्लस C2। गाइज दिस इज द बजट लाइन ऑफ, दिस इज द बजट लाइन ऑफ मिस ए का बजट लाइन है ये। अब गाइस देखो, फिलहाल मैं मिस ए की बात कर रहा हूँ, मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा। अब देखो एक एक करके मैं बात करता हूँ आपसे। मान लो ये डायग्राम है इसका, ये इनका डायग्राम है, इधर बना देता हूँ मैं डायग्राम छोटा सा इधर। देखो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, समझाने के पॉइंट से, मैंने बताया ना बहुत अच्छे से समझते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इंडिविजुअल बना रहा हूँ सिखाने के पॉइंट से, देन बाद में मैं इनको गाइस कंबाइन कर दूंगा। तो समझना, पेपर में आपको सेम फिगर वाला फॉलो करना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना गाइस। अब देखो समझना, सिर्फ एजे नंबर 1 की बात करी मैंने, तो 25,000 आया ये 25,000, और डायग्रामेटिकली अगर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं तो 15,000 बेसिकली इधर कहीं आना चाहिए। ये दिस इज आवर एंडोमेंट। अब एंडोमेंट के पॉइंट से एक चीज समझना ध्यान से, वो ये एंडोमेंट के पॉइंट से गाइज कि अगर मेरी कंजम्पशन इससे कम होती है, 25,000 से कम होती है, अगर मेरी कंजम्पशन 25,000 से कम होती है, 25,000 से कम होती है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब गाइज ये होगा कि मैं बेसिकली लेंडर हूं, ठीक है गाइज। ऑब्वियस बात है, अगर मेरी कंजम्पशन 25,000 से कम है, दैट मीन्स व्हाट, कुछ कंजम्पशन बच गई, और जो कंजम्पशन बच गई तो वो तो मैं मतलब सेव करूंगा। सेव करने का मतलब हो गया कि ऐसी जगह मैं लगा दूंगा उसे कि मुझे फ्यूचर में वो मिलेगी, प्लस साथ में मुझे उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है, ये तो कंफर्म है। लैंडिंग अगर होगी, अगर इससे कम कंजम्पशन करता हूं, हाँ इसके बाद ही कंजम्पशन करता हूं, तो इसका मतलब गाइस फर्स्ट पीरियड में बोरिंग होगी, ठीक है ना गाइस। तो मैंने क्या किया, जर्नली एक लाइन ये बना दी, जर्नली मैंने एक ये लाइन बना दी बजट लाइन, ठीक है।
गॉट इट। एक लाइन मैंने ये बना दी जर्नल। अब उस देखो गाइस यहाँ तक की लैंडिंग है, ठीक है। देखिए अगर इंटरसेट आपने 0 भी मान लिया, देखिए समझना, यहाँ तक के लिए आपने इंटरसेट 0 भी मान लिया तो ठीक है ना, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, C1 प्लस C2, दैट मीन स्लोप क्या हो गया, यहाँ तक की का स्लोप क्या हो गया, यहाँ का स्लोप हो गया 1, है ना गाइस। बेसिकली R तो 0 हो गया, R 0 होने का मतलब ये थोड़ी ना होता कि पीरियड की कंजम्पशन ही खत्म हो गई, नहीं, C1 प्लस C2 हो गया। एंड स्लोप ऑफ द बजट लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ द बजट लाइन होता है, अगर मेरे स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको शायद पता होगा कि मैंने बताया कैसे टेक्निकल लीनियर लाइंस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस वेरिएबल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्सिस वेरिएबल। बेसिकली स्लोप क्या था, मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं तो स्लोप क्या था, स्लोप था ये 1 प्लस का R, ये स्लोप था। बट देखो माइनस साइन होता है, बट मैं इसको मॉड में ले आया तो प्लस का ही बन गया वो। R यहाँ पे 0 तो गाइस ओनली स्लोप 1 रह गया, ठीक है जो कोई बात नहीं। बट आफ्टर दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 200%। तो गाइस 200% को मैं कैसे लिखूंगा, 2 लिखूंगा, है ना। अगर 20% होता तो गाइस हम इसको पॉइंट लिखते हैं, अगर 20% होता तो गाइस हम इसको कैसे लिखते गाइस, हम इसको लिखते हैं 20% को 0.2। अभी 200% को मैं क्या लिखूंगा, 200% को 2, न्यूमेरिकल में 2, ठीक है ना गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब क्या होता है, स्लोप बढ़ रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना गाइस, ध्यान रखना स्लोप बढ़ता है, और जब गैस स्लोप बढ़ता है ना तो गैस आपकी बजट लाइन कैसी होती है, स्टीपर। गैस कैसी होती है बजट लाइन आपकी, स्टीपर। मेरी बात समझ में आई आपको गाइस अच्छे से, देखो गैस समझ ना, जब स्टीपर होती है तो यहाँ से थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी, तो गैस दिस इज आवर बजट लाइन, ठीक है गाइस, ओके। तो अब मुझे बताओ अगर मैं ये पॉइंट निकालना चाहता हूँ, बेसिकली ये पॉइंट कैसे आएगा जी, यहाँ पे C1 0 है ना। अच्छा एक बात बताओ, फॉर C2 अगर मुझे C2 निकालना है, ठीक है, तो C2 का मतलब हो गया C1 0 है। चलो कोई बात नहीं, आपने C1 0 कर दिया यहाँ पर। मान लो अगर आपने C1 को मान लो अगर 0 भी कर दिया तो क्या होगा यहाँ पे, C2 इज इक्वल्स टू 40,000, ठीक है ना गाइस, इज इक्वल्स टू 40,000 बेसिकली प्लस 25,000 इंटू R। मुझे बताओ ये जो रीजन है ये कौन सा वाला रीजन है गाइस, मुझे बताओ ये कौन सा रीजन है गाइस बेसिकली, हाँ जी गाइस कौन सा रीजन है, ये वाला। यहाँ पे हम मतलब लैंडिंग करते हैं, मतलब हम उधार देते हैं, और उधार देने के लिए इंटरेस्ट रेट कितना है गाइस, फॉर लैंडिंग R है 0, तो C2 कितना हो गया बेसिकली 40,000, ठीक है ना गाइस। C2 कितना हो गया जी हमारे पास में 40,000, 40,000, तो गाइस दिस इज 40,000, ओके। नाउ अब मुझे निकालना है ये वाला पॉइंट C1, तो फॉर C1 मुझे बताना गाइस, अगर मुझे C1 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इधर C1 का मतलब हो गया कि भाई सबसे पहले C1 के लिए C2 0 है, तो सबसे पहले तो मैं C2 0 लिखा 1 प्लस R इज इक्वल्स टू 40,000 प्लस 25,000 R, ठीक है ना गाइस, 40,000 एंड ये गाइस जस्ट एक बात समझना ध्यान से, वो ये है कि अगर मान लो C2 0 भी हो गया, ठीक है गाइस, मान लो C2 0 भी हो गया, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कौन सा लगेगा, मतलब 25,000 के ऊपर तो मैं बोरो कर रहा हूँ। अब बोरो का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 200%, 200% यहाँ पे R कितना आएगा 2, तो यहाँ पे आया C1 1 प्लस 2 दैट इज 3, 40,000 25,000 इंटू बेसिकली 2, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 2 है, तो गाइस 25 इंटू 2 50 और 50 और 40, 50 और 40 गाइस 90,000, C1 3 90,000, तो गाइस C1 कितना आ गया यहाँ पे, इधर हमें दैट इज 30,000, तो गाइस ये पॉइंट आ गया हमारा 30,000, गॉट इट। सो गाइस दिस इज द एज नंबर एज बजट लाइन जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ करी, और हमने गाइस इनकी ये एंडिंग पॉइंट बता दी है, ठीक है ना गाइस, एंड दिस इज द एंडोमेंट पॉइंट जहाँ से कर्वेचर चेंज हुआ, गॉट इट गाइस। अब इसको नोट कर लो अच्छे से, ओके। नाउ अब हमें डिस्कस करना गाइस एजेंट नंबर बी से रिलेटेड, सो नाउ एजेंट नंबर बी, ओके गाइस मैं ये ओपन कर देता हूँ, एजेंट नंबर बी है, एजेंट नंबर बी
का गाइस क्या कंसेप्ट है इधर समझना ध्यान से इधर गाइस। एज नंबर बी हमें ये कहते हैं, एज नंबर बी देखो सबसे पहले तो ये रख लो C1 1 प्लस आर, C2 इज इक्वल्स टू M1 1 प्लस आर और M2। देखो गाइस समझना अप्रोच है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लास्ट में मैं थोड़ी सी चीजें और बताऊंगा कि अगर और चीजें क्या ऐड कर सकते हो आप इसके अंदर, पर बेसिकली इतना तो कम से कम बनता ही इतना लिखना। C1 1 प्लस आर प्लस C2 इज इक्वल्स टू M1 1 प्लस आर प्लस M2, ठीक है ना गाइस, गॉट इट। चलिए जी, अब मैंने अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एंडोमेंट की बात कर दी, इनकी एंडोमेंट ऑफ एज नंबर बी, तो गाइस वो कितनी होगी एंडोमेंट ऑफ एज नंबर बी, दैट इज 15,000 एंड 30,000, ठीक है ना गाइस, ये हो गई। अब आपने क्या किया, वैल्यू पुट करी, C1 1 प्लस आर प्लस C2 इज इक्वल्स टू M1, यानी 15,000 1 प्लस आर प्लस 30,000, गॉट इट। यानी C1 1 प्लस आर प्लस C2 इज इक्वल्स टू, अगर आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 15,000 प्लस 15,000 आर प्लस 30,000, C1 1 प्लस आर प्लस C2 इज इक्वल्स टू कितना होगा ये 45,000 प्लस का 15,000 आर, ठीक है जी। मेरी बात समझ में आई आपको बहुत अच्छे से। चलिए आगे बात करते हूँ मैं गाइस इससे रिलेटेड। देखिए समझिएगा क्वेश्चन में क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट। मैं इसका फिलहाल डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए, और इधर ये डायग्राम, ठीक है गाइस, दिस इज द डायग्राम, ये C1 और ये C2, ठीक है गाइस। अब मुझे बताओ कि इसकी एंडोमेंट है 15,000, 15,000 कहीं ना कहीं इधर मान लो, और इस लाइन को अगर मैंने जस्ट ऐसी डॉट डॉट डॉट, बस ऐसी सिंपल डायग्राम बनाने के तरीके हैं। 15,000 मान लो कहीं इधर, वो 30,000, ठीक है ना गाइस, तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, थोड़ा सा इधर रख लेते 30,000 इधर, ठीक है गाइस। चलिए अब इसको हम एंडिंग पॉइंट ले लेंगे। अब मान लो यहाँ की बज लाइन वो वाला सेम कंसेप्ट, यहाँ तक तो गाइस लैंडिंग है इधर, और इधर आएगा गाइस बोरिंग हो जाएगा, ठीक है गाइस। 15,000 से कम, मतलब वो 15,000 से कम कंजम्पशन करा तो बचा हुआ वो सेव करेगा यानी लैंडिंग करेगा, और अगर 15,000 से ज़्यादा कर रहा तो गाइस वो बोरोइंग करेगा। अगेन हमें अब ये वाला पॉइंट चाहिए और ये वाला पॉइंट चाहिए, एंडिंग पॉइंट्स गाइस। तो एंडिंग पॉइंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो क्या करना है जी, फॉर C2, तो C2 का मतलब क्या होता है गाइस, C2 का मतलब होता है C1 0 हो जाना, रख दो आप C1 को 0, तो आया C2 इज इक्वल टू 45,000 प्लस 15,000 इंटू आर। बट ये जो कंसेप्ट है, ये आर हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि इससे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 ही है, तो 0 हो गया तो गाइस C2 कितना आ गया 45,000, बेसिकली ये इधर आएगा 45,000, गॉट इट। मेरी बात समझ में आई गाइस आपको, आप लोगों को अच्छे से। सिमिलरली मुझे निकालना है फॉर C1, C2 0 होता है यहाँ पे, यानी मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है। बट यहाँ पे आने के लिए पहले तो मैं C2 को 0 कर देता हूँ, तो C1 1 प्लस का R इज इक्वल टू 45,000 प्लस 15,000 R, और गाइज यहाँ पे जो बेसिकली R होगा, R कितना रखा जाएगा यहाँ पे 2, तो ये हो गया 3C1 इज इक्वल टू 45,000 प्लस 15,000 इंटू 2, 3C1, तो गाइज ये आया 45,000। अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये हो गया 30,000, 30 प्लस 45 कितना होता है जी, चलिए बताओ 75,000, 3 से ये गया तो बेसिकली C1 हो गया 25,000 इधर, दिस इज 25,000, गॉट इट। दिस इज, ये देखो गाइस ये और यहाँ से बज लाइन ने अपना कर्वेचर मतलब अपना ये है किंग बदल लिया, ठीक है गाइस, ये किंग हो गया यहाँ से, दिस इज किंग पॉइंट, और प्लस एंडोमेंट पॉइंट तो ये है ही, गॉट इट। बट हमें करना है क्या है, हमें इन दोनों डायग्राम्स को एक साथ बनाना है, देन हमारा फाइनल डायग्राम बनेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों डायग्राम को गाइस एक साथ बना रहा हूँ। सबसे पहले लेबलिंग कर लूंगा मैं दोनों के लिए, दोनों का मैं सबसे पहले गाइस डायग्राम बना देता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, C1 और ये C2।
तो क्या क्या लेबलिंग होगी गाइस हमारे पास इधर? एक तो लेबलिंग हो गई ये इधर 40,000 और 30,000, इसकी लेबलिंग एंडिंग पॉइंट्स, और उसकी लेबलिंग में 45 है, तो ये 45, ये 40, ठीक है, और ये 30 और वो 25। इसका मतलब यहाँ पे मैंने कहीं 25 रख लिया और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आगे 30 रख लिया। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसका और फिर ये तो ये हो गया, और गाइस सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। तो इसकी एंडोमेंट 25 और 15 है। तो अब देखो समझना, इंटरेस्टिंग बात समझ में आएगी। देखो 25,000 इसका पॉइंट है, लेकिन वो 25,000 इसकी एंडोमेंट और 15,000, ठीक है गाइस। तो इधर से एक लाइन बनेगा, ये मैं एंडोमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं फिलहाल, और एज नंबर 1 की ए की बात कर रहा हूँ, और इसका वाला पॉइंट 15,000 कहीं ना कहीं इधर, ये एंडोमेंट से ध्यान से बनाना गाइस, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं तो ये 40 से स्टार्ट होगा, 25 पे कट होगा, 30 पे एंड होगा। 40 से स्टार्ट होगा, डायग्राम ध्यान से बनाते हैं इसका। 40 से स्टार्ट होगा, 25 पे कट होगा, 30 पे एंड होगा, ठीक है गाइस, समझ लो ध्यान से। सो दिस इज द एज नंबर फर्स्ट, एज नंबर फर्स्ट जो एज नंबर ए है उसका बजट लाइन। नाउ सिमिलरली एज नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम लोग, इधर इधर ध्यान से समझना। ये एज नंबर 2 गाइस क्या है जी? 45 से स्टार्ट होगा, 15 पे कट होगा, 25 पे खत्म होगा। अब 45 से स्टार्ट, पहले 15 ले आते हैं, 15,000 कहीं ना कहीं इधर होगा, ये इधर, ध्यान से समझना गाइस। मान लो ये बजट लाइन हमारी बनाने के लिए मैंने एंडोमेंट रखा। कहां से स्टार्ट होगा? अच्छा पैरेलल बनेगा, क्योंकि इतना कोई स्लोप में चेंजेस नहीं है, ठीक है, वो तो मर्जी है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इस बात में। हाँ स्लोप, ये वाला स्लोप देखिए समझना, ये स्लोप चाहे एजेंट 1 का हो चाहे एजेंट बी का हो, वो क्या होगा जी? 0%, मतलब 1। ये स्लोप चाहे एजेंट ए का हो चाहे एजेंट बी का हो, वो क्या होगा जी? मतलब 3, 1 + r दैट इज 3। तो इसका मतलब क्या, जो बजट लाइन बनेगी गाइस आपकी पैरेलल बनेगी। तो गाइस समझना, तो ये मैंने 45 से स्टार्ट किया, बिल्कुल पैरेलल, ठीक है गाइस, बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल कोई चेंज मत करना। अगर मेरे से कोई चेंज हो रहा है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग ठीक करना, ठीक है गाइस, बिल्कुल ये दिस इज दी बजट लाइन, ठीक है गाइस। थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं मैं इसको, दिस इज दी बजट लाइन, ओके नाउ। और उसके बाद में कट हुई 15 पे और एंड हुई 25 पर। तो गाइस थोड़ा सा मैं इसको ऐसा करके बना लेता हूं, इसके पैरेलल ये, ठीक है ना गाइस। सो दिस इज आवर बजट लाइन, फाइनल बजट लाइन। थोड़ा सा इसको शेड कर देता हूं मैं आपके लिए, दिस इज आवर फाइनल बजट लाइन, ठीक है, दिस इज आवर फाइनल बजट लाइन, ठीक है। अच्छे से बनाना है। ये एज नंबर ए का है, ये वाला जो बनाया था हम लोगों ने, एज नंबर ए, ठीक है, और ये एज नंबर बी। ये वाला जो रीजन है दोनों का, एंडोमेंट से पहला वाला रीजन जो होता है वो लैंडिंग का होता है, एंडोमेंट के बाद का जो कंजम्पशन रीजन होता है गाइस वो बोरोइंग्स का होता है, ठीक है ना गाइस, गॉट इट। मेरी बात समझ में आ गया? तो गाइस अभी तक मैंने ए पार्ट किया, देखो समझो कितना टाइम लग गया, बट ए पार्ट करा है, क्योंकि मैं तो सिखा रहा हूँ ना आपको, तो मैं तो चाहता हूँ कि एक एक बात समझ में आए अच्छे से आपको। चलिए जी अब हम डील करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, इसका बी पार्ट। बी पार्ट ध्यान से देखना, कहते हैं गिवन द इनकम प्रोफाइल, रीड करिएगा ध्यान से, गिवन द इनकम प्रोफाइल एंड द मार्केट इंटरेस्ट रेट, मिस्टर बी चूजेस टू बोरो 5,000 इन पीरियड नंबर 1, ठीक है, ठीक है। वो कहते हैं मिस्टर बी ने बोरो कर लिया 5,000 पीरियड नंबर 1 में, तो बोरोवर है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। गिवन एन एग्जांपल ऑफ अ कंजम्पशन प्रोफाइल दैट इज C1 C2 सच दैट मिस इफ मिस ए चूजेस दिस प्रोफाइल। अब देखो गाइस, chooses this profile मतलब एजेंट बी की तरह, we would know for sure that Miss A and Mr. B have different preferences। obvious सी बात है गाइस, इनके different preferences होंगे। अगर हम फॉलो कर लेते different preferences for consumption and consumption B, given a clear explanation for your answer। समझना ध्यान से, वो कहना चाहते हैं कि इनकम प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली और मार्केट इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली मिस्टर बी ने 5,000 पे बोरो कर लिया।
अब इसी कंजम्पशन प्रोफाइल मतलब वाला मिस्टर बी वाला C1 C2 वाला सच दैट इसी पर ही जहां पर मिस ए चूजेस दिस प्रोफाइल वी वुड नो फॉर श्योर दैट मिस ए मिस बी उनके डिफरेंट प्रेफरेंसेस है। तो जी अपने कुछ एक्सप्लेनेशन दो। उन्होंने ये नहीं बोला आंसर दो, आंसर तो मांग ही नहीं रहे, वो कहते हैं जी मतलब फाइनल आउटकम तो नहीं बोल रहा है, कहते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन दो, आप क्या सोचते हो क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है ना गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं, आप भी इसको रीड कर लो अच्छे से। ओके तो गाइस सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है चलिए, क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा, तो इसका जो बी पार्ट है वो देख लेते हैं हम लोग। बी पार्ट में आपको शायद समझ में आ गया होगा कि उन्होंने बोला है कि एज नंबर बी जो है बेसिकली एज नंबर बी बोरोइंग कर रहा है, तो हमने लिख लिया एज नंबर बी बेसिकली बोरोवर, और बोरोवर कितना करा गया है उसने 5000 का बोरोइंग करिए, बोरो है फॉर 5000 रुपीज। सोचो बोरोइंग का मतलब क्या होता है, दिमाग लगा के सोचो कि बोरोइंग का मतलब क्या होता है। बोरोइंग का मतलब हो गया कि उसकी कंजम्पशन बेसिकली ज्यादा रही होगी बट उसकी एंडोमेंट या आप भी कह सकते हो ये C1 माइनस का M1, ठीक है, ये हो गया 5000। ठीक है, ये उसकी बोरोइंग अमाउंट है, मतलब उसकी जो फर्स्ट पीरियड की इनकम थी हमारे सामने, एज नंबर बी की जो फर्स्ट पीरियड की इनकम थी वो थी 15,000, बट उसने उसकी कंजम्पशन 20,000 रही होगी। 20,000 होने का मतलब है उसकी एंडोमेंट से ज्यादा चला गया, इसका मतलब क्या उन्होंने बोरो किया, और जो बोरो करा होगा बोरोइंग होगी एट द रेट ऑफ 200% होगा। यहाँ पे जो हम आर बोल देंगे वो 2 बोल देंगे। ठीक है, अब देखो समझना, क्वेश्चन को पहले मैं रीड ही कर रहा हूं। देखो मजे की बात क्या है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ बहुत बड़ा तामझाम भी नहीं है, फिर 1-2 लाइन आखिरी में आ जाएंगे, इन क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ पर एक चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन की जो वेटेज है, इस पार्ट की जो वेटेज है वो 7 मार्क्स की है, तो इस 7 मार्क्स के लिए कर रहे हैं इतनी मेहनत। ठीक है गाइज, चलिए मुझे बताओ उसका बजट कांस्टेंट क्या था, मुझे बताओ गाइज उसका बजट कांस्टेंट क्या था, मुझे बता दीजिए गाइज। ये था उसका बजट कांस्टेंट, ये देखिए गाइज ये था C1 ब्रैकेट 1 प्लस आर प्लस C2 इज इक्वल टू 45,000 प्लस 15,000 आर। ठीक है, तो ये बना C1 1 प्लस का R प्लस C2 इज इक्वल्स टू गाइज 45,000 प्लस 1500 R, 45,000 प्लस 1500 R, 45,000 प्लस 15,000 R। ठीक है गाइज, यही था उसका। अब आगे बात करते गए, जरा ध्यान से समझना मेरी बात, इधर बहुत इंपॉर्टेंटली आर कितने लिखा मैंने यहाँ पे 2, तो ये हो गया 3C1 प्लस का C2 इज इक्वल्स टू 45,000 प्लस 15,000 इंटू 2, ये 50 और ये 75, 75,000, तो यह है 3C1 प्लस का C2 75,000। अब गाइस एक बात बताना मुझे, जस्ट एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप ऑफ दिस बजट लाइन बेसिकली 3 माइनस नहीं लगा रहा, ठीक है, मॉड में लेके चल रहा हूँ मैं इसको, ध्यान रखना। कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ तो माइनस आता है स्लोप में, ये स्लोप में माइनस आता है बट द माइनस साइन ओनली शो डायरेक्शन। ठीक है, कभी GNU के पास चेयर्स करके देखना, वहां पे पता चलेगा कि वो माइनस की कितनी बड़ी सजा देते हैं। ठीक है, वो माइनस के ब्याह पे क्वेश्चन ही गलत कर देते हैं, तो मोड ध्यान रखना, स्लोप हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू में होता है, जो साइन होता है वो सिर्फ गाइस डायरेक्शन शो करता है। चलिए इसका स्लोप हो गया, बेसिकली 3 जो है स्लोप है। अच्छा स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली अगर आप देखें ये C1 और ये C2 है, तो स्लोप का फॉर्मूला बेसिकली होता है dy बाय dx, है ना, ये तो होता है, एम आई राइट, चेंज इन C2 अपन में चेंज इन C1, बेसिकली dy बाय dx, और यहाँ पे y एक्सिस पे C2 है और x एक्सिस पे गाइस C1 है, यानी बेसिकली ये कहना चाहते हैं C2 अपन में डेल C1 इज इक्वल्स टू 3 और डेल C2 इज इक्वल्स टू 3 डेल C1। बात समझ में आई, इसका मतलब ये हो गया कि अगर C1 का चेंज, बेसिकली C1 अगर हमारा चेंज, C1 अगर 10,000 से चेंज हुआ है तो C2 हमारा कितना चेंज हुआ होगा, 3 गुना, दैट इज 30,000। ठीक है, ये 5,000 से चेंज हुआ है तो कितना होगा, 3 गुना 15,000, ठीक है 15,000,
बात समझ में आ रही है मेरी आप लोगों को? अब पॉइंट क्लियर करना कि यस, ये तो बात सच है कि गाइस उन्होंने हमें कोई प्रेफरेंस नहीं दिया, बट बजट लाइन सॉल्व करवा ली और कंजम्पशन पर लिया है। तो कहीं ना कहीं आइडिया क्लियर करो ये कि शायद वो रिवील्ड प्रेफरेंस पर जंप कर रहे हैं, क्योंकि रिवील्ड प्रेफरेंस में यही था बेसिकली कि प्रेफरेंस यूटिलिटी तो नहीं था, बट फिर भी कंजम्पशन पता होती थी। तो गाइस हम ये कह सकते हैं कि कोई भी बंडल मान लो रिवील्ड बेसिकली प्रेफर्ड है, ठीक है गाइस, आपने अकॉर्डिंग टू रिवील्ड प्रेफरेंस आपने उसको प्रेफर कर लिया है। अब हम ये कहते हैं कि इफ दिस बंडल, कौन सा बंडल गाइस, मान लो ये 5000, 15,000 is chosen by A, ठीक है गाइस। तो बेसिकली अगर वो इसको चूज करता है तो ये कंसेप्ट क्लियर है कि गाइस उसका जो होगा डिफरेंट प्रेफरेंस होगा, बेसिकली उसका गाइस डिफरेंट प्रेफरेंस होगा। अब सोचो अगर उसका डिफरेंट प्रेफरेंस होगा, कोई बात नहीं होने दो, लेकिन अगर एजेंट बी, समझना गाइस, एजेंट बी अगर यहाँ पे बोरोवर है फॉर 5,000 रुपीज, तो यहाँ पे एजेंट ए कौन होगा, यहाँ पे लेंडर फॉर 5,000 रुपीज। क्यों? इस बात का रीजन है क्योंकि अगर एजेंट ए ने बेसिकली उससे 5,000 रुपये लिए हैं, तो वो उसका जो उसको फ्यूचर में जो लौटाएगा वो उसका 200% लौटाएगा, ठीक है। इस वजह से तो ये एजेंट ए ऑब्वियसली बात है रेडी है इस बात में। तो अगर एजेंट बी बोरोवर है तो एजेंट ए लेंडर होगा। दैट्स आवर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो बेसिकली मुझे इसके अंदर कुछ नहीं लगा, बस उन्होंने कहा था अपने एक्सप्लेनेशन दो कि आप क्या सोचते हो। यहाँ पे क्वेश्चन में इतना ही था गाइस, गिवन अ क्लियर एक्सप्लेनेशन फॉर योर आंसर। तो मैंने सॉल्व किया एंड देन आपका आंसर लिख दिया यहाँ पर, ठीक है गाइस। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में कहते हैं, जरा ध्यान से समझना सी पार्ट को। कहते हैं सपोज नाउ दैट मिस ए एंड मिस्टर बी हैव द सेम प्रेफरेंस, ठीक है जी, फॉर C1 एंड C2 एंड एज इन पार्ट, ठीक है, एंड इज इन पार्ट बी। ऊपर वाले से कनेक्ट कर रहे हैं, मिस्टर बी बोरोज 5,000 इन पार्ट 1। ओके जी, कंसेप्ट क्लियर हो गया हमें। अब वो कहते हैं जी एक बात बताओ आगे कंटिन्यूस प्रोसेस में, दिस इज आवर शीट, कि सपोज दैट मिस ए चूजेस टू बी अ लेंडर इन पीरियड नंबर ए। अब मान लो कि अगर मिस ए ने इस बात को चूज कर लिया कि देखो सेम प्रेफरेंस, डिफरेंट था तो कहीं ना कहीं उनकी जो है अंडरस्टैंडिंग बैठ रही थी, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट था ना तो किसी को फायदा किसी को नुकसान, ठीक है, चल रही थी बातें। बट अगर प्रेफरेंस सेम हो गए, ठीक है, और अगर एजेंट नंबर ए ने मतलब मिस ए ने पीरियड नंबर 1 में लैंडिंग चूज कर लिया, उधार देना ये बात मान ली, फाइंड आउट विद अ क्लियर एक्सप्लेनेशन। देखो गाइस ये ना कहते हैं हमेशा क्लियर एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब होता है आपके इंट्यूशंस, किसी बुक में आंसर बुकिश लैंग्वेज नहीं, किसी अपने इंट्यूशन बताना। द मैक्सिमम अमाउंट दैट शी विल लैंड इन पीरियड नंबर 1 कंसिस्टेंट विद द फैक्ट दैट दे हैव द सेम प्रेफरेंस फॉर C1 एंड C2। तो कंसिस्टेंट बताना है और बताना है कितना मैक्सिमम गाइस यहाँ पे लैंडिंग कर सकते हैं, ठीक है गाइस। रीड कर लोगे आपने, वीडियो को पॉज करके गाइस इसको अच्छे से रीड करना क्वेश्चन को, देन हम इसको गाइस सॉल्व करते हैं। ये बात आती है कि कितना मैक्सिमम जो है वो जो है लैंड कर सकता है, उसको कितना उधार दे सकता है उसको, ठीक है ना गाइस। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सी पार्ट का फर्स्ट पार्ट, सी का फर्स्ट पार्ट, वही सेम क्वेश्चन चल रहा है गाइस। तो बात आती है मैक्सिमम की, ठीक है गाइस। मैक्सिमम का मतलब ये नहीं कि वो अपना सारा का सारा अमाउंट दे देगा, मैक्सिमम का मतलब ये हो गया कि क्योंकि सेम प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है, तो एजेंट नंबर बी का भी ख्याल करना है उसके अंदर। तो एक एक करके बात कर लेते हैं गाइस हम लोग, ठीक है गाइस। मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, ओके। तो गाइस अब इसमें हमें क्या करना है, मैक्सिमम निकालना है। तो एक काम कर लेते हैं, हम इसका डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, तो जरा समझना ध्यान से, ठीक है गाइस। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीजें समझाएगा आपको। तो वही पुराना वाला डायग्राम बना रहे, अब थोड़ा टेक्निकल शॉर्ट में बना लेता हूँ। एक ये था और एक बेसिकली पैरेलल बनाने पर ये ऐसे था, ठीक है गाइस, पैरेलल है, ठीक है। तो ये एज नंबर बी का था, एज नंबर ए का था। अब पॉइंट ये है, कहते हैं कि मैक्सिमम क्या होगा जी, मैक्सिमम लैंडिंग बाय एज नंबर ए,
ठीक है, कितनी होगी। तो एक बात ध्यान रखना लॉजिकली कि मैक्सिमम का मतलब हो गया कि जहां पे इनकी अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, क्योंकि इनका सेम प्रेफरेंस है, और जब इनका सेम प्रेफरेंस है तो जहां पे इनका ये इंटरसेक्शन आएगा तो क्या दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम का मतलब ये हो गया कि जहां पे दोनों दोनों एडजस्ट कर रहे हैं, तो कहीं अकॉर्डिंग टू मी वाला पॉइंट ये हो जाएगा जहां पे दोनों को दोनों एडजस्ट कर रहे हैं। तो क्या दिस इज द दैट पॉइंट जहां पे उनकी मैक्सिमम कंजम्पशन हो जाएंगी, और मतलब उन लोगों की। और जब एज नंबर ए मैक्सिमम कंजम्पशन कर लेगा तो उसका बचा हुआ जो पॉइंट होगा, सोचो 25,000 उसकी इनकम है एज नंबर ए की। क्वेश्चन आपने रीड किया था ना, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये कहना कह रहा था कि सपोज दैट मिस ए चूजेस टू बी अ लैंडर इन पीरियड नंबर 1, तो बताओ जी उसका मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा दैट शी विल लैंड इन पीरियड नंबर 1। कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं वो। तो बेसिकली मैक्सिमम अमाउंट जो वो उधार दे सकता है वो कब डिसाइड होगा कि वो पहले अपनी डिमांड कंजम्पशन मैक्सिमाइज कर लेगा। तो जितना वो अपना मैक्सिमाइज कर लेगा, बेसिकली अपना आप को सेटिस्फाई कर लेगा, देन जो बचेगा वो उसका मैक्सिमम अमाउंट होगा फॉर द लैंडिंग। ठीक है गाइस, गॉट इट। अब क्या करना है जी, देखो गाइस, एज नंबर ए और एज नंबर बी दोनों का बजट लाइन का इंटरसेक्शन यहाँ पे आ गया, यानी यहाँ पे जो C1 C2 है वो दोनों के लिए बेसिकली सेम माना जाएगा। मान लो विदाउट प्रेफरेंस विदाउट आईसीज इनका सेम आ जाएगा। ठीक है ना गाइस। अब मेरी बात समझना ध्यान से, अगर मैं एज नंबर बेसिकली ए की बात करता हूं तो एज नंबर ए की जो बजट लाइन थी वो क्या थी, C1 1 प्लस का R प्लस C2 इज इक्वल्स टू 40,000। आप पेज पलट के देख सकते हैं, मेरे पास लिखी हुई है ये इक्वेशन 25,000 इंटू आर। गाइस ये एज नंबर ए का पार्ट है, ठीक है। और एज नंबर बी के लिए वो कितना है, C1 1 प्लस का R प्लस C2 45,000 प्लस 15,000 R, ये एज नंबर बी के लिए। अब दो गाइस, एज नंबर ए जो है वो लैंडर है, तो नाउ यानी पहले तो मैंने लिख दी इनकी बजट लाइन कॉमन। अब है जी एज नंबर एक कंफर्म लैंडर है, कितना अमाउंट कर रहा है वो तो चलो एक बात की बात है, बट वो कंफर्म लैंडर है। तो गाइस समझना, अगर वो लैंडर है एज नंबर ए तो क्या होगा जी, देखो ध्यान से समझना, तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा जी, 0। उसके लिए अगर ऐसा हो जाएगा तो गाइस की बजट लाइन क्या हो जाएगी, C1 प्लस C2 R0 हो गया और ये हो गया 40,000। ठीक है गाइस, ये एज नंबर ए की बात हो रही है। नाउ सिमिलरली एज नंबर बी बोरोवर है, तो R 2 है, तो एज नंबर बी की जो बजट लाइन हो जाएगी यहाँ पे R को 2 रख दो गाइस, यहाँ आ जाएगा 3C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू 45,000 प्लस 15,000 इंटू R है 2, तो 15 इंटू 2 30 प्लस 45 दैट इज 75,000। एज नंबर बी के लिए आप सॉल्व कर दो इनको, क्योंकि इंटरसेक्शन है ना, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, माइनस 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 यहाँ से कैंसिल आउट, ठीक है। और ये आएगा माइनस का 2C1 और गाइस यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 35,000, ठीक है गाइस 35,000। और जब आप इसको कट कर देंगे तो C1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से इसको कट करेंगे 17,500। इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि गाइस दोनों का ही है ये कंजम्पशन, के ये हो गया कि एज नंबर ए की जो कंजम्पशन है वो फर्स्ट पीरियड में इतनी है। सोचो एज नंबर ए की कंजम्पशन अगर 17,500 है, एज नंबर 1 की कंजम्पशन अगर 17,500 है इन पीरियड नंबर 1, 17,500 C1 ऑफ एजेंट नंबर 1, बेसिकली दोनों की ही है ये, बट हम फिलहाल एजेंट ए के लिए बात कर रहे हैं। तो एजेंट ए कितना मैक्सिमम उधार दे पाएगा, सोचो, उसकी इनकम उसकी कंजम्पशन। गाइस उसकी इनकम कितनी थी बताओ मुझे, उसकी इनकम थी एजेंट नंबर 1 की जो इनकम थी वो थी 25,000, ठीक है 25,000 उसकी इनकम थी गाइस यहाँ पे 25,000, और उसकी जो कंजम्पशन अब कर रहा है मैक्सिमम जो भी आई है वो 17,500, ठीक है गाइस।
17,500। तो गाइज कितना बचा रिमेनिंग, कैलकुलेशन करके बताओ गाइज। बेसिकली 5,000 और वो दैट इज 7,500। गाइज ये एज नंबर ए का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेंडिंग है, दैट इज 7,500 इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेंडिंग। गॉट इट, बात समझ में आ गई मेरी गाइस आपको अच्छे से। चलिए जी अब अगला पार्ट देख लेते हैं इसका। कहते हैं एक्सप्लेन क्लियरली वेदर मिस्टर बी इज बेटर ऑफ देन मिस ए। कहते हैं जी अब बताओ मिस्टर बी बेटर ऑफ है, क्लियरली बताओ यस और नो। गाइस ध्यान रखना इसका जो सेकंड पार्ट है नो। मिस्टर बी जो है उन्होंने कहा है कि एक्सप्लेन क्लियरली वेदर मिस्टर बी इज बेटर ऑफ देन मिस ए। तो गाइस वो बेटर ऑफ होगा नहीं, क्योंकि पॉइंट है एज बी इज पॉइंट ऑफ कंजम्पशन बेसिकली रिवील्ड प्रेफर्ड है, क्योंकि उसने रिवील प्रेफरेंस किया है टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एज। ठीक है गाइस, तो ध्यान रखना नहीं होगा, पॉइंट बस इतना तो हो गया, क्योंकि देखो सेम प्रेफरेंस था और कहीं ना कहीं ये हो जाएगा क्योंकि वो बोरोइंग कर रहा है, उधार ले रहा है, तो वो बहुत ज्यादा हाई रेट है और रिवील्ड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर आप इसके डायग्राम पर भी ध्यान दोगे तो ये वाला पॉइंट आएगा इंटरसेक्शन वाला, ठीक है गाइस, और इसका इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, सो दैट्स व्हाई आंसर इज नो इसका। ओके चलिए जी, सो गाइस हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया है, काफी डिटेल डिस्कशन करा है हमने इसका, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, जैसा भी हमने इसका ड्राइव किया है। आप देखें तो काफी सारी चीजें हमने सॉल्व करी है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था क्वेश्चन को, इनकी इंफॉर्मेशन लिखी थी, ठीक है गाइस, फिर हमने इनका ये लिखा था इंफॉर्मेशन, फिर हमने इन दोनों की अलग अलग बजट लाइन बनाई थी। बजट लाइन बनाने के बाद में फिर हमने गाइस बेसिकली मैंने आपको एजेंट ए का कंप्लीट सॉल्व करके बताया था इधर, ठीक है, एजेंट ए का कंप्लीट सॉल्व करके बताया था कि उसकी बजट लाइन कैसी होगी, उसका स्लोप क्या निकल के आएगा, बेसिकली उसकी बजट लाइन आई थी। फिर हमने ये एंडिंग पॉइंट निकाले थे और मैंने इसको अलग सॉल्व किया था और एजेंट बी को अलग सॉल्व किया था, ठीक है, एजेंट ए के आंसर आए थे। उसके बाद में कहती एजेंट नंबर बी को सॉल्व किया था मैंने, और एजेंट नंबर बी को सॉल्व करने का पॉइंट हो जाएगा उसकी बजट लाइन, एंडोमेंट्स प्लॉट करा, फिर इनके मैंने गाइस यहाँ पे डायग्राम बनाया, ये इसका किंग पॉइंट बना, एंड देन गाइस दिस इज द मैक्सिमम कंजम्पशन, ठीक है। उसके बाद में गाइस हमने इसका डायग्राम बनाया था, जो डायग्राम था वो बिल्कुल एग्जैक्ट था, ये बनाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मान के चलो इसे देख के नंबर मिल जाएंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, कहीं पर भी क्वेश्चन पर जरा ध्यान देना, ठीक है। फिर हमने बी पार्ट सॉल्व किया, वो बी पार्ट जानते हो जी, वो बोरोइंग थी, तो बोरोइंग में एजेंट नंबर ए का एक्सप्लेनेशन देनी थी, कब, जब इनके डिफरेंट प्रेफरेंसेस होंगे, ठीक है गाइस। और फिर सी का फर्स्ट पार्ट था, जब सेम प्रेफरेंसेस होंगे, तो हमने वो भी बता दिया जी, सेम प्रेफरेंस के अंदर हमने ये बताया कि मैक्सिमम कंजम्पशन यहाँ पर होगी इस पॉइंट से, और अगर मैक्सिमम कंजम्पशन होगी, ठीक है, तो क्या एजेंट नंबर बी जो है बेटर ऑफ होगा देन एजेंट नंबर ए, तो गाइस नो, ठीक है गाइस। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, काफी ज्यादा टाइम लगा इस क्वेश्चन में, हमने अच्छे से प्रिपेयर करके चलना इस क्वेश्चन को, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू।